तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया या मध्य एशिया या फिर उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग के बारे में कि इसका प्रवाह मार्ग क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हम गंगा प्रवाह मार्ग और सिंधु प्रवाह मार्ग तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से बहती हुई जाती है, कहाँ तक इसका अंत होता है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम मैप की मदद से कंप्लीट करेंगे और आपका काम हमेशा की तरह यही है कि नोट्स बनाते हुए चलना है और वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको पता है कि ये तिब्बत है। तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील नाम की, ठीक है। इसके पास एक जिला है जिसका नाम है पुरंग जिला। इस पुरंग जिले में एक चेमा युंगडुंग, ध्यान से सुनिए, चेमा युंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ही शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो आप लिखेंगे तिब्बत में एक जिला है पुरंग जिला जो मानसरोवर झील के पास है। वहां पे एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग नाम का, उसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है। इसका उद्गम स्थल सिंधु और सतलज नदी के पास का ही है। आपको पता है सतलज नदी भी यहीं से पास से निकलती है, सिंधु भी यहीं से पास से ही निकलती है। सिनका बाब जलधारा से शुरू होती है सिंधु, ये मैंने आपको बताया था सिंधु वाली वीडियो के अंदर, सिंधु नदी वाली वीडियो में। तो कुल मिलाकर 3 नदियां हैं जो तिब्बत से चलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज, एक ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र यहां से चलती है और ये उत्तरी भारत की तरफ ना जाके उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चल पड़ती है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये आगे चल पड़ती है। जब ये यहां पहुंचती है तो यहां पे नामचा बरवा नाम की एक पर्वत श्रृंखला है जिससे टकरा के या फिर जिसके पास से घूम के ये नदी भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो भारत में ये कौन से राज्य के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम में जाती है और असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश से गुजर के ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है और जो इसका एंड है, मतलब अंत है, वो इसकी बंगाल की खाड़ी है। तो ये एक तरीके का नक्शा हो जाता है या फिर एक तरीके का प्रवाह मार्ग हो जाता है ब्रह्मपुत्र का। अब देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से चली है और बंगाल की खाड़ी तक गई है तो इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर की है, यानी कि बहुत बड़ी नदी है, ये गंगा से भी बड़ी है। लेकिन भारत की जमीन पर यह सिर्फ 916 किलोमीटर तक ही बहती है, इसीलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है या गंगा है। तो देखो, भारत की भूमि पे जो बह रही है सबसे लंबी नदी वो गंगा है, बाकी भारत पे सिर्फ 916 किलोमीटर तक बहती है ब्रह्मपुत्र। अब इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये नदी जहां जहां से गुजरती है वहां वहां इसका नाम बदल जाता है। जैसे कि बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या फिर सांपो के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सांगपो या फिर सांपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाकी चीन के अंदर इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। देखो, मिलते जुलते शब्द हैं, सांगपो और जांगबो, आगे यारलुंग भी लगा हुआ है। तो ये चीज याद रखना, थोड़ा नाम टेढ़ा है, यारलुंग जांगबो। वहीं जब ये अरुणाचल प्रदेश आती है तो इसे दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश जब ये पहुंचती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तो एक ही नदी के बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जगह पे, तो ये चीज आप याद रखना, किसी भी नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी खास बात जो ब्रह्मपुत्र नदी की है वो ये है कि ये सबसे चौड़ी नदी है भारत के अंदर। ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसके बीच में द्वीप बने हुए हैं। आपने सुना होगा कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर टापू होते हैं, द्वीप होते हैं, बहुत से छोटे बड़े होते हैं। लेकिन आपने नदी द्वीप का नाम सुना है? नदी द्वीप भी इस नदी के अंदर बने हुए हैं। असम के अंदर एक द्वीप है जिसको माजोली द्वीप के नाम से जाना जाता है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और मजे की बात यह है कि उसको जिला घोषित कर दिया गया है। एक नदी द्वीप को जिला बना दिया गया है। वहीं अगर बात करोगे दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप की, तो वो भी इसी के अंदर है, यानी कि असम के अंदर इसी नदी पे बना हुआ है, जिसका नाम है उमानंद, उमानंद नदी द्वीप। तो उमानंद और माजोली अपने आप पे बहुत जरूरी नाम है, बहुत जरूरी नदी द्वीप है, इनके ऊपर सवाल जरूर बनेगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आखिर में हम बात कर लेते हैं उन सहायक नदियों की जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत जरूरी सहायक नदियां हैं जो सीधे ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी नदी से जो कि दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, याद रखना, दिबांग नदी दिबांग घाटी से निकलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहां पे एक केया दर्रा है, केया दर्रा नाम की एक जगह है, मतलब कुल मिला के दर्रे हैं, पहाड़ हैं, वहीं से दिबांग नदी निकलती है और आके सीधे इस नदी में मिल जाती है।
दूसरी है लोहित नदी, जो कि तिब्बत से होती हुई आती है और भारत के अंदर 200 किलोमीटर तक बहती है। इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लाल मिट्टी के ऊपर बहती है, और दूसरा ये है कि ये अशांत प्रवाह के साथ बहती है, मतलब काफ़ी तेज बहती हुई आती है और सीधे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसीलिए इसको खूनी नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी धनसिरी नदी और नीचे आती है आपकी कौपिली नदी। तो ये जो आपके लेफ्ट साइड की हैं 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिली नदी। वहीं इस तरफ भी 4 नदियां हैं इंपॉर्टेंट सी। सबसे पहली तो है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का नाम आपने सुना होगा, ये इस तरीके से चलती हुई आती है और यहाँ आके मिलती है। इसके बाद ऊपर है संकोश नदी, फिर आती है मानस नदी और फिर आती है सुबनसिरी नदी। ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं इस तरफ वाली। तो आपको दोनों तरफ की चारों इंपॉर्टेंट नदियां याद रखनी है। कौन कौन सी हो गई? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। इधर से संकोश, मानस और सुबनसिरी। तो इस तरीके से आपकी सहायक नदियां पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र का एक पूरा मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।